तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिकता। तो नागरिकता क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, किसी भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। मतलब कोई भी देश है जो अपने और जो ये अधिकार देते हैं ना, इसी को तो नागरिकता कहते हैं। देखो, भारत में एक खरी नागरिकता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। हम केवल देश के नागरिक हैं। कभी सुने हो किसी के मुंह हम राज्य के नागरिक हैं? नहीं, हम देश के नागरिक हैं। और हम राज्य की क्या है, राज्य के निवासी हैं। और ये जो हमारी नागरिकता है ना, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। तो हम लोग नागरिकता क्या है, कोई भी देश जो अपने लोगों को विशेष अधिकार देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। और भारत की एक हरी नागरिकता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ देश के नागरिक हैं और राज्य के क्या है, निवासी हैं। और हमारी जो हमारी नागरिकता है, ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। जो हमारी नागरिकता का पहला विवरण जो था ना, वो अरस्तू ने दिया था। नागरिकता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तू ने बताया था। ठीक है। अरस्तू एक वैज्ञानिक है। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित आधारित है। भारत की जो नागरिकता है वो 1955 पर आधारित है। और नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। इसका जो संशोधन है वो 1986 में किया गया था। और कैसे पता चलेगा कि आप किस देश के नागरिक हैं, क्या देश के नागरिक हैं? और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको क्या क्या दिया जाता है। देखो, आपको पान कार्ड बोल रहा हूँ यार। पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो आपका आधार कार्ड या फिर पेन कार्ड नहीं बन सकता है। अगर आप बाहर के भी है और उसके लिए भी कुछ रूल्स है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो कुछ मतलब 5-10 साल रहे हो तो आपको यहाँ का आधार कार्ड या और पैन कार्ड मिल सकता है, यानी आपको नागरिकता मिल सकती है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो, हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 है वो क्या कहता है। देखो, अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में ही बताया गया है। ये कहता है कि जब संविधान बना या फिर बनना प्रारंभ हुआ, उस समय जो लोग भारत के अंदर थे उन्हें भारत की नागरिकता दी गई है। जैसे कुछ लोग किसी के भड़काऊ में आके अगर दूसरे देश चले जाते हैं या फिर ऐसे भिखारी देश चले जाते हैं, जैसे हमारी पड़ोसी हो गई, और अगर वो संविधान बनने से पहले ही भारत वापस आ गए थे तो उन्हें फिर भारत की नागरिकता दी गई है। यही हमारा क्या कहता है, कौन सा अनुच्छेद 6 यही कहता है। अगर आप संविधान बनने से पहले भारत में आए हो तो आपको नागरिकता मिल मिल गई होगी। देखो, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता मिलती थी अगर वो संविधान बनने से पहले आए हैं तो। और अगर वो बाद में आए हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, अगर संविधान बनने के बाद में आए हैं तो। और अगर आप विदेश भ्रमण में जाते हो या फिर नौकरी या फिर पढ़ने के लिए जाते हो तो आपकी नागरिकता नहीं समाप्त होगी। और देखो, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। और आपको भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हो। और ये जो नागरिकता संबंधी जो कानून है ना, ये तो संसद बनाती है, सॉरी हाँ, लेकिन इसका जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को है। ये हमारे अनुच्छेद 6 से 11 तक है। देखो, अनुच्छेद 6 हम लोग का क्या कहता है, अगर आप पाकिस्तान से भारत आए हैं किंतु संविधान बनने के बाद अगर आप आए हैं तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। और अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अगर आप संविधान बनने से पहले भारत आए हैं तो आपको नागरिकता मिली हुई है। और अनुच्छेद 8 कहता है विदेश भ्रमण या फिर नौकरी के लिए गए हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हो तो इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हाँ भाई, ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ भी और वहां भी दोनों जगह तो आप नहीं रह सकते, तो आपको नागरिकता क्यों मिलेगी? इसीलिए अनुच्छेद 9 ये कानून बनाता है कि अगर आप विदेश के किसी भी दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता लेते हो तो इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और अनुच्छेद 10 कहता है भारतीय नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप किसी भी तरह के देशद्रोही काम नहीं करते हो। देशद्रोही मतलब देश के विरोध में कोई काम नहीं करते हो, तब तक आपको भारत की नागरिकता बनी रहेगी। और नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है, पर इसकी जिम्मेदारी दी गई है गृह मंत्रालय को। ठीक है। यही है अनुच्छेद 11 तक का। अब हम लोग बात करेंगे नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है। ठीक है, इसके बारे में नागरिकता अधिनियम के बारे में आगे पढ़ रहे हैं, चलो। अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हो, अगर आप सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो उसके लिए 5 विधियां तय की गई है। और दूसरे देश के, हर देश के अलग अलग होगी। जैसे अमेरिका हो गया, हांगकांग हो गया, या फिर कोई भी देश है। पाकिस्तान छोड़ो, पाकिस्तान का नागरिकता लेना ही कौन चाहता है भाई? है, कौन जाना चाहता है पाकिस्तान? साला वहां तो बम ही बरसते रहते हैं, क्यों जाएंगे कोई? तो वो सब हटाओ।
अगर आप भारत की नागरिकता लेने चाहते हो तो उसके बारे में 5 विधियां है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जन्म के आधार पर एक तो मिलती है, अगर आप यहीं पे जन्मे हो, आपके माता पिता यहाँ से हैं, तो आपको जरूर मिलेगी नागरिकता। देखो, जन्म के आधार पर एक तो जन्म के आधार पर हो गया, अगर आप यहाँ जन्म लेते हो, आपके माता पिता यहाँ के हैं, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा है वंश के आधार पर। यदि आप बाहर भी दूसरे भी देश में अगर जन्म लेते हो ना, और आपके माता पिता यदि इंडिया से हैं, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अच्छा, माता पिता नहीं छोड़ो, एक कोई भी माता या पिता, दोनों में से एक कोई भी है ना, और अगर आप चाहते हो कि हमको वो नागरिकता मिले, तो आपको मिल जाएगी। ये हो गया दूसरा। जो हमारा नागरिकता लेने की तीसरा विधि है, यह नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हमारे देश में 7 साल कम से कम रहना होगा। और इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल के देशों को ही नागरिकता दी जाती है। जैसे राष्ट्रमंडल के देश एक संघ है, जहाँ जो जो देश उसमें होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, या फिर वो देश शांति चाहते हो, समता चाहते हो, इन देशों को राष्ट्रमंडल कहते हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे बहुत सारे देश आते हैं, हमारा इंडिया भी आता है। तो इन सारी देशों के लोगों को नागरिकता दी जाती है, किसके द्वारा? पंजीकरण के द्वारा, ठीक है। और अगर कम से कम आपको 7 साल तक वहां पे रहना होगा, लगातार भारत में रहना होगा, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण विधि द्वारा, ठीक है। ये हमारी तीसरी विधि थी जिससे आपको सिटीजनशिप इंडिया में मिलती है। अब देखो, अगली विधि है देशीकरण। देखो, अब देशीकरण विधि से भी आप ले सकते हैं यहाँ की नागरिकता। जो व्यक्ति भारत के कोई भी एक भाषा, आपको भारत का जानना पड़ेगा इस विधि से आपको लेने के लिए, ठीक है। और भारत के लिए अच्छी सोच तो रखनी ही पड़ेगी, तभी ना आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। है, भारत में अच्छा लगता है तभी ना यहाँ पे यहाँ के नागरिक बनने आए हो भाई। नहीं तो तुम यहाँ पर साला गलत काम करने आए हो, फिर थोड़ी आपको दी जाएगी सिटीजनशिप। है, आपको आपको भारत के लिए मतलब अच्छी सोच होनी चाहिए, और कुछ कला कला क्षेत्र में, या फिर जो वैज्ञानिक क्षेत्र में आपको निपुण होना चाहिए, और कम से कम भारत में 10 साल से रहा हो, कम से कम 10 साल से रह रहे हो भारत में, तब जाके आपको देशीकरण विधि से सिटीजनशिप मिल सकती है। अब हम लोग का पांचवा जो नागरिकता देने की विधि है, वो है अर्जित भूमि। अगर किसी देश का कोई टुकड़ा को भारत में मिला लिया जाता है, तो वहां के नागरिकों को नागरिकता दे दी जाएगी। क्योंकि भाई, अगर उस राज्य को, जो भी क्षेत्र को मिलाओगे, तो वहां के लोगों की तो नागरिकता देनी पड़ेगी ना। अगर तुम भारत में मिला रहे हो, तो वहां के लोग को भी तो भारतीय बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए जो हमारे अर्जित भूमि जो भी देश को मिलाया जाता है, विलय किया जाता है, तो वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाती है। जैसे हम लोग सिक्किम को मिला है, तो वहां के लोग को नागरिकता दे दी गई। और नागरिकता बंगाल के देशों के परगना जिले के नागरिक को भी दिया गया है। बांग्लादेश के जो परगना जिले हैं, वहां के लोगों को भी भारतीय सिटीजनशिप दिया हुआ है। ये सारी चीजें हो गई, और नागरिकता नागरिकता जो सिटीजनशिप इंडिया में मिलने की जो 5 विधि थी, वो यहीं पर समाप्त हो गई। अब हम लोग जानेंगे एनआरआई। आप लोगों ने तो सुना ही होगा एनआरआई के बारे में। अगर नहीं सुना है, ऐसे अगर नहीं सुना होगा, तो कम से कम लड़कियों के मुंह से तो सुना ही होगा कि भाई साहब, मैं तो तुम्हारे जैसे तो क्यों ही शादी करूंगी, हाँ? मैं तो किसी एनआरआई लड़के से शादी करूंगी, ऐसा आप लोगों ने सुना ही होगा, है। चलो, नहीं सुन क्या होता है आखिर ये एनआरआई, ये जानते हैं, ठीक है। एनआरआई वो नागरिक होते हैं जो 6 महीना से ज्यादा विदेश में या तो नौकरी के लिए गए हो, या तो पढ़ाई के लिए गए हो। तो वैसे आदमी जो भारत के ही नागरिक है, लेकिन 6 महीना से पहले विदेश में हो, उसको कहते हैं एनआरआई। तो वही लड़कियां एनआरआई के पीछे पागल है, क्योंकि विदेश में नौकरी करता है भाई, भले विदेश में जाकर प्लेट ही धोए, है, 6 महीना से ज्यादा रहा है ना, तो वो एनआरआई कहाएगा भाई, कहाएगा वो इन लोगों को क्या पता कौन सा ये लोग विदेश गई है। साला घर से कभी बाहर नहीं निकलती है, विदेश जा रही है। तो सब लड़कियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ लड़की होती है, ऐसे ऑफेंड मत हो जाना। जो है तो है भाई। तो उसे ही एनआरआई कहते हैं। एनआरआई जो 6 महीना से ज्यादा, अगर भारत का ही नागरिक है, पर 6 महीना से ज्यादा भारत से बाहर विदेश में रहा हो, या तो पढ़ रहा हो या फिर नौकरी कर रहा हो, तो उसको हम लोग एनआरआई कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, वो है ओवरसीज नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों को यह नागरिकता दिया जाता है, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं। लेकिन इस नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वीजा के भारत आ सकता है, बिना वीजा के भी भारत आ सकता है। अगर आपको ओवरसीज नागरिकता किसी भी देश का मिला है ना, किसी भी देश का नहीं, अगर भारत में ऐसा कानून है, हर देश में पता नहीं अलग अलग होगा। अगर ये नागरिकता आपको मिला है, तो आप विदेशी नागरिकता लेते हो ना, फिर भी आपको भारत में बिना वीजा के आ सकते हो, ठीक है। और देखो, ये सब वीआईपी लोगों को ही मिलता है, बड़े बड़े उद्योगपति को मिलता है, हाँ। तो कोई भी आगा पंगा मेरे दोस्त जैसा उठ के मत चले जाना कि हम भी विदेशी नागरिकता ले लेंगे, ओवरसीज नागरिकता चाहिए। साले जेब फटे हैं तेरे, तो चौगन्नी नहीं है,
जेब में ओवरसीज नागरिकता लोग हैं, ये उद्योगपति के लिए कहा गया है। नहीं तो सुन के तुम चले जाते हो भाई बिना वीजा के आएंगे जाएंगे ऐसे करेंगे, झप्पड़ मारेगी पुलिस या फिर एजेंसी और भगाएगी उधर से। जो हमारी एमबीसी है ना, अब 5 अंगुली उठाएंगे। और देखो, देश विरोधी काम करने वाले, पागल हो जाने, दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने वाले गृह मंत्री द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। जो भाई देश विरोधी काम करता है, जैसे होते हैं ना पड़ोसी पड़ोसी लोगों को बहका लेते हैं, वो लोग फिर उन लोग को नागरिकता खत्म कर दी जाती है। अगर देश विरोधी काम करोगे, दूसरे के बहकाव में आओगे, तो कौन ही देगा नागरिकता तुमको? जिस मिट्टी में खाओगे उसी के साथ गद्दारी करोगे, तो गद्दारी कर बे, निकाल दिया जाओगे। इसीलिए उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है, बोल देते, या फिर पागल हो जाता है तो भी उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है। अब बात करते हैं वीजा की। वीजा आप लोगों ने सुना ही होगा या फिर मूवियों में देखा ही होगा कि वीजा किसको कहते हैं। अगर आप वीजा देखो किसी दूसरे देश में जाते हो तो वहां 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 से अनुमति लेनी पड़ती है कि हाँ हम आपके देश में आ रहे हैं, तो उसको वीजा कहते हैं। उसके लिए जो बनाना पड़ता है, जो एक मतलब क्या बोलेंगे, एक जो परमिशन लेना पड़ता है, उसको वीजा कहते हैं। देखो, वीजा के बिना किसी दूसरे देश में जा नहीं सकते। अब बात करते हैं पासपोर्ट की। पासपोर्ट और वीजा दोनों तो सुना ही होगा है। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए खुद खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। समझ आ गया? नहीं समझ बता। हमारा देश छोड़ रहे हो तो यहाँ से भी तो अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है पाकिस्तानियों जैसे तार के नीचे से चले जाओगे हैं, साले चप्पल चप्पल बजाएंगे। तो वही चीज है, अगर हमारे देश छोड़ के जा रहे हो तो यहाँ से भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो परमिशन लेते हैं, जो परमिशन पत्र होता है, उसको पासपोर्ट कहते हैं। ठीक है, वीजा और पासपोर्ट समझ में आ गया। वीजा वीजा जो यहाँ से जाने के लिए दूसरे देश से जो अनुमति लेनी पड़ती है उसको वीजा कहते हैं, और हमारे देश से जो अनुमति लेनी पड़ती है उसको पासपोर्ट कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीएए, नागरिक संशोधन अधिनियम। देखो, भारत की संसद द्वारा जो एक अधिनियम पारित किया गया, वो अधिनियम कब 1955 का नागरिक कानून को संशोधित, मतलब उसको बदलते हुए यह व्यवस्था की गई। बदलते नहीं, संशोधित मतलब उसमें थोड़ी थोड़ी चेंज किए गए। संशोधित मतलब पूरा नहीं बदला गया, थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया। और 31 दिसंबर 2014 को पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़न वाले अल्पसंख्यक जो परेशान होते हैं धर्म धर्म के चलते, वैसे जो अल्पसंख्यक हैं उस देशों में, हाँ, जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी एवं ईसाई, भारत भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे लोगों को, जो हिंदू, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सबको जो अल्पसंख्यक है दूसरे देश में, जैसे थोड़ा होता है ना अल्पसंख्यकों को बहुत सारे देश, पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। से इंडिया जैसा नहीं है, वहाँ थोड़ा सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म मतलब धार्मिक वो है। इसीलिए वैसे लोग जो मतलब धर्म धर्म के कारण परेशान है, हिंदू, बौद्ध, सिख, अल्पसंख्यक लोग, उन लोग को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन पहले का कानून क्या था कि पाकिस्तान के लोगों को तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी भाई साहब, अगर संविधान के बनने। लेकिन ऐसे लोग जैसे कुछ बेचारे लोग होते हैं, उन लोग को नागरिकता दी जाएगी अगर वो लोग परेशान है। तो इसके लिए कुछ और उधर आगे भी था भाई, ऐसे ही थोड़ी दे दी जाएगी है, नहीं तो कोई भी बोलेगा है। तो इसीलिए 11 वर्ष तक भारत में रहने की जो शर्त थी, जो पहले देखो 11 साल भारत में कम से कम तुमको रहना पड़ता, वो शर्त को भी थोड़ा छूट देते हुए 5 साल की कर दिया गया। अगर आप अब 11 वर्ष नहीं, आपको 5 साल ही भारत में रहना है। और इस कानून को 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थी को भारतीय नागरिकता देकर अधिनियम को लागू कर दिया गया। ये जो कानून था, इसको कब कब किया गया? 20 दिसंबर 2019 को, जो पाकिस्तान के 7 शरणार्थी थे। तो जैसे 20 जैसे 14 में लागू हुआ, 14 से 5 साल जोड़ो, 19 हो गया। तो 19 में 7 शरणार्थी को जो ये कानून लागू किया गया, 7 शरणार्थी को भारत का नागरिकता देकर। ठीक है, जो ये कानून, जो सीसीए था, नागरिक संशोधन कानून, ये कब कब संशोधन किया था? 31 दिसंबर 2014 को, शायद मोदी आने के बाद। ठीक है, देखो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, एनआरसी क्या है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, एक रजिस्टर है। रजिस्टर, पंजी मतलब एक जान, पता ही है रजिस्टर मतलब जिनमें उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए है। एनआरसी जो है वो भारत के राष्ट्रीय नागरिक सरकार द्वारा निर्मित एक रजिस्टर है, जो जो उन लोगों के लिए जो वास्तविक रूप से असम के हैं। तो उन लोगों के लिए, विशेष रूप से असम के लिए। देखो, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी, तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं, बल्कि
जो धार्मिक प्रताड़ित नहीं, ये लोग अपने ही लोगों से प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि एनआरसी लाइए, अपना जो रजिस्टर है वो लाइए, और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दीजिए। मतलब ये लोग अपने ही लोगों से प्रताड़ित थे। भारत और जो सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था ना, वो कब हुआ था? वही 1974 से पहले जो आए हैं, 1971 से पहले। सॉरी यार, क्या क्या बोल रहे हैं आज, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा उतना अच्छा है नहीं जिससे उधर वाला था, थोड़ा बोरिंग है अभी, पर बाद बाद में मजा आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कोऑपरेट करो, लास्ट लास्ट में मजा आएगा, क्योंकि देखो छोड़ के तो डायरेक्ट हम लोग मजे ही सिर्फ ले नहीं सकते, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं भाई। तो थोड़ा बहुत तो हार्ड भी मिलता है कभी कभी, और कभी कभी आसान भी मिलते हैं। कभी कभी कोई कोई चीज पढ़ने में मजा आता है, और कोई कोई चीज थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ठीक है। और तुम लोग को लगता होगा नहीं, पता नहीं, पर मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ना तो पड़ेगा ही, देखो पढ़ना पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, क्वेश्चन भी आ सकता है और जानना भी है हमें। तो जो व्यक्ति 1971 से पहले भारत में आए थे उन लोगों को एनआरसी के तहत रजिस्टर दिया गया, और 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। जो ये लोग 2013 में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद 2015 में ये एनआरसी का रजिस्टर फिर से बनने लगा, क्योंकि 1971 से पहले भी आए हुए लोगों को भी नागरिकता दे दिया जाएगा। तो फिर से नया रजिस्टर तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। देखो भाई साहब, अगर आप लोगों को एनआरसी के रजिस्टर में नाम दर्ज कराना है तो आपको 2 लिस्ट के साथ साथ 30 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। अगर आपको 30 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 महीना का टाइम दिया जाता है, और 4 महीना के अंदर आप खुद को साबित नहीं कर पाए, आप डॉक्यूमेंट शो नहीं कर पाए, तो आपको फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी आप अगर डॉक्यूमेंट शो नहीं कर पाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, और अबे डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। जो हमारा डिटेक्शन सेंटर है वहां पे आपको भेज दिया जाएगा। आपको 4 महीना टाइम दिया जाएगा, और 4 महीना में नहीं कर पाए तो आपको जो जिला का कोर्ट होता है वहां पे जाना पड़ेगा। और अगर वहां पर भी आप नहीं कर पाए साबित, तो फिर भाई आपको सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हुआ तो आपको आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, और आपको जो डिटेक्शन डिटेक्शन सेंटर है वहां पे भेज दिया जाएगा। ये वाला वर्ड मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, देखो सब चीज उच्चारण नहीं होता है सबका, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एनपीआर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ठीक है। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार में कितना है, आपके परिवार कितना है, और कितने व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा, ठीक है। जो ये एनपीआर है, जो ये जनसंख्या रजिस्टर है, ये देश के निवासियों का ही एक रजिस्टर है। इसमें आप आपके कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं, ये सारी चीजों की गणना रखा जाता है, और इससे जो हमारा आंकड़ा है वो सही मिलता है। इसीलिए ये एनपीआर एक रजिस्टर है और इसको बनाया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि थोड़ा बोरिंग क्लास नहीं कह सकते, अच्छा क्लास था, पर थोड़ा और क्लास से इसमें उतना ही, नहीं तो ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं आज का क्लास। आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। शेयर कर देना वीडियोस, और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर कुछ और चीज के क्लास भी चाहिए पॉलिटी के अलावा तो वो भी हम व्यवस्था करेंगे। पहले तो इसको कम से कम 6-7 क्लास, 2 चैप्टर कम से कम इसका ले लेते हैं, इसलिए अभी और दूसरा क्लास नहीं पकड़े हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।